नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जब चश्मदीद नहीं होते या कोई ऐसा सुराग या सबूत इंसानी तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स के जांच करने वालों के सामने नहीं होता, तब बेजुबान चीजें पुलिस को उस जुर्म को सुलझाने में क्लू साबित होती हैं, क्लू देती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। यह घटना दिल्ली की है और तारीख है या वक्त है 15 और 16 मई की दरमियानी रात को। इसी साल की बात है, 2023 की। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक मकान के अंदर भयानक वारदात हुई। भयानक मतलब लिटरली भयानक। उस मकान में, उस परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी, जिनकी दोनों की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के बीच थी, और 2 छोटे छोटे बच्चे, 13 साल का एक बेटा और 6 साल की एक छोटी सी बेटी। और 15 और 16 मई की दरमियानी रात को इन चारों लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन चारों लोगों के घर कोई आया, किसी ने धावा बोला और धावा बोलकर इनको बुरी तरह से चाकू मारकर जख्मी कर दिया, उनके गले काट दिए। अब आधी रात को यह घटना हुई और कानो कान किसी को पता ही नहीं चला। ये जो शख्स है, इनका नाम था सुशील कुमार, उम्र है 43 इयर्स, और ये दिल्ली मेट्रो में काम करते थे। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो का एक डिपो है, उसमें मेंटेनेंस सुपरवाइजर थे। तो अगले दिन सुबह यानी 16 मई को जब ये सुशील कुमार अपने वर्क स्टेशन में नहीं पहुंचे, तो उसके साथ काम करने वाले एक शख्स को उनकी फिक्र हुई। उनको लगा कि अरे बिना बताए हुए सुशील आज आए नहीं, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने सुशील को फोन किया, और जब सुशील को फोन किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशील उस वक्त बेतहाशा रो रहा था, बेसाख्ता रो रहा था, और वो ये बता रहा था कि वो बर्बाद हो गया, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, वो भी अब कुछ पलों का ही मेहमान है। उसकी बीवी, उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं। ये कहकर रोते रोते ही उसकी आवाज़ घुट गई, फ़ोन कट गया, और उसकी आवाज़ जो थी बड़ी भर्राई हुई सी थी। मतलब नॉर्मल कोई आदमी जब रोता है, ऑब्वियसली रोने से तो आवाज़ बदल जाती ही है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तकलीफ़ या अजीब सा एक बेचैनी भी था। तो ये बात जब उस कलीग ने सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया, और वो इस बात को लेकर हैरान हो गया कि भाई रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार खत्म हो गया और अब इसकी भी मौत होने वाली है। वो घबरा गया। उसने फ़ौरन दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, और दिल्ली पुलिस ने जब ये सुना कि इस तरह की वारदात है जिसमें 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, चौथे की हत्या शायद हो रही है, या पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, पुलिस वाले भी बहुत परेशान हुए हैं। तो वो भी इंसान, बेशक रोज़ इस तरह की चीज़ें देखते हों। तो पुलिस की टीम जो है फ़ौरन वहाँ पहुँची, शाहदरा में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ ये रहते थे सुशील कुमार और उनका परिवार। और सीधे पुलिस जो है वो 2nd फ्लोर में जहाँ इनका मकान था, उस मकान में गई। और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर के अंदर का मंजर जो है वो भयानक है। दरवाज़ा हालांकि अंदर से बंद था, पुलिस ने उसको फोर्स ओपन किया, किसी तरह से घर का दरवाज़ा खोला, और अंदर जाकर उन्होंने ये देखा कि सुशील कुमार की जो बीवी है अनुराधा, वो बच्चों के रूम में मृत पड़ी हुई है। अनुराधा का गला कटा हुआ है और पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ है। और इसी तरह जो दोनों बच्चे हैं, 13 साल का बेटा और 6 साल की बेटी, उनकी भी हालत तकरीबन वैसी ही है। ये दोनों बच्चे अपने कमरे में नहीं बल्कि अपने माता पिता के कमरे में मिले पुलिस को, और दोनों पर चाकुओं के अनगिनत वार थे। पुलिस ने ये नोटिस किया, ये रियलाइज़ किया कि वो जो 13 साल का बेटा है उसकी सांसें अब भी चल रही है, हालांकि उसका गला जो है वो चाकू से काट दिया गया था। बहुत ही भयानक मंजर था। और ठीक इसी तरह से जो सुशील कुमार था, उसकी भी लाश उसी मकान में पड़ी थी, वो भी रक्त रंजित, उस पर भी चाकुओं के बेशुमार घाव और निशान, गले पर भी कट के निशान। तो ये कुल मिलाकर मंजर था। पुलिस वालों ने फौरन रिएक्ट किया,
तीनों डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया और ये जो लड़का था 13 साल का जिसकी सांसें चल रही थी उसे भी फौरन अस्पताल ले जाया गया और ये कोशिश की गई कि शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए, डॉक्टर कोई करिश्मा कर पाएँ। लेकिन इतना ब्रूटल और चोट थी, इतनी घातक वार उस पर किए गए थे और वाइटल ऑर्गन उसके डैमेज हो गए थे कि वो भी लड़का जो है सर्वाइव नहीं कर सका। और इस तरह देखते ही देखते एक परिवार के 4 लोग मारे गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक साथ 4-4 हत्याएं किसने की? कौन इस घटना के पीछे हो सकता था? अब पुलिस को तफ्तीश करके इस पूरे मामले का पता लगाना था। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। पुलिस ने देखकर ये समझा कि ये मामला लूटपाट का तो नहीं लगता, क्योंकि घर में कोई भी सामान जो है वो बिखरा हुआ नहीं है, सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। हाँ, खून ज़रूर बिखरा हुआ है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक था। ऐसे में लूटपाट की संभावना तो नहीं के बराबर है। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की शुरुआत की और सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में सुशील कुमार रहते हैं, उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर में उनके ही भाई, अपने भाई और उनकी पूरी फैमिली रहती है। हैरानी की बात यह भी है कि 15 और 16 मई की रात को कोई इनके घर आया और इस तरह से पति पत्नी और बच्चों को लहूलुहान करके चाकू मार के चला गया और इनको, जो उसी बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोग हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं चला और ख़ासकर उनके सगे भाई और उसके परिवार वालों को ये पता नहीं चला। ये अपने आप में एक बड़ी मिस्टीरियस बात थी। परिवार के लोगों से अब पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस सारे पहलुओं को ध्यान में रखती है और किसी को भी क्लीन चिट देकर नहीं चलती कि भाई है तो कुछ नहीं करेगा या रिश्तेदार है या बेटा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में कोई भी रिश्ता जो है वो जुर्म से अछूता नहीं है। तो इसीलिए पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस ने उनके भाई से और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की और पूरा का पूरा परिवार ये सुनकर ही हैरान रह गया कि इस तरह से उनके बड़े भाई और उनके परिवार के साथ ही घटना हुई है। बल्कि उन्होंने कहा कि रात को उन्हें कानों कान इस घटना की खबर नहीं हुई और जिस तरह से छोटे भाई और उसके परिवार के लोगों ने पुलिस को अपने सवालों का जवाब दिया, उनके सवालों का जवाब दिया, उससे पुलिस भी कन्विंस्ड हो गई कि वो कम से कम झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने बल्कि ये कहा कि उनका जो कुत्ता है, पालतू कुत्ता, वो लगातार रात को बहुत भौंक रहा था। अब लेकिन साथ ही उनको ये भी लगा कि भौंकने के पीछे कोई और वजह नहीं है, क्योंकि वो एक एग्रेसिव डॉग है, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ तर्रार किस्म का। तो या आप कह लें कि उत्तेजित हो जाने का स्वभाव उस कुत्ते का रहा है, तो इसलिए वो भौंक रहा था। तो उसके जो परिवार के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर हैरानी नहीं हुई। लेकिन तो क्या रात को कोई उस घर में आया था? अगर आया था तो वो कौन था जिसने इन चारों लोगों की हत्या की? और अगर उस आदमी ने इन चारों की हत्या की तो फिर वो आदमी गया और घर का ताला फिर अंदर से बंद कैसे हुआ? सुशील कुमार ने अपने कलीग को फ़ोन पर जो बात बताई, उस वक्त उसने किसी बाहरी आदमी के आने के बारे में अपने कलीग को क्यों जानकारी नहीं दी? ये तमाम सवाल जो है वो पुलिस के सामने थे और पुलिस को अब इसी पहेली का पता लगाना था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन किया बहुत बारीकी से। आसपास के जो भी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थे, उनके सीसीटीवी फुटेज, उस बिल्डिंग में लगे हुए कैमरों के फुटेज, सारी चीज़ें पुलिस ने देखी और पुलिस ने ये नोटिस किया कि कोई भी इंट्रूडर, कोई भी बाहरी आदमी 15 और 16 मई के दरमियानी रात को उस बिल्डिंग में जाता हुआ या उस गली से कोई अजनबी आदमी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जाता हुआ या वापस आता हुआ पुलिस को नज़र नहीं आया। और किसी का सीसीटीवी कैमरे में कैद ना होना, नज़र नहीं आना, अपने आप में इस मामले की मिस्ट्री को और उलझा रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने तय किया कि वो घर के अंदर ही जो है इस मामले का सबूत या सुराग तलाशने की कोशिश करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार के दूसरे लोग जो नीचे रहते हैं वो भी इस मामले में क्लूलेस थे, उनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो वो दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। अब पुलिस ने तय किया कि वो घर के अंदर ही इस मामले की जांच करके सच्चाई पता करेगी। तो पुलिस ने सबसे पहले तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया और सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना पुलिस ने किया और वहाँ से कुछ फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिफ्ट करने की कोशिश की। कुछ फिंगरप्रिंट पुलिस को मिले भी, बट शॉकिंगली वो सारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो इनसाइडर के ही थे, घर वालों के ही थे। कोई ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं था जो घर वालों के फिंगरप्रिंट से मैच न करता हो। यानी ये भी एक कंफर्मेशन था कि उस रात को उस घर में कोई बाहरी आदमी नहीं आया, फिंगरप्रिंट नहीं मिला।
सीसीटीवी कैमरे में किसी की तस्वीर कैद नहीं हुई। परिवार के जो दूसरे लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चला। यहाँ तक कि जिस परिवार में ये 4-4 मौतें हुई उस परिवार का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस घटना में कोई इनसाइडर शामिल है। अब पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी छानबीन शुरू की, और जब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की छानबीन शुरू की तो पुलिस ने देखा कि एक डेस्कटॉप जो है बच्चों के रूम में रखा हुआ है, जो कंप्यूटर है वो रखा हुआ है। अब पुलिस ने उस कंप्यूटर को लॉगिन किया, खोला, और खोलने के बाद जो है पुलिस ने उसकी एक्सप्लोरर की हिस्ट्री जो है वो चेक की। और जब हिस्ट्री पुलिस ने चेक की तो उस हिस्ट्री में पुलिस को एक शॉकिंग, एक अजीब बात नज़र आई। सुशील कुमार जो है उसने कंप्यूटर के में ये चेक किया था मिडनाइट को कि नॉट यानी कोई भी रस्सी जो है उसे कैसे बांधी जाती है, उसमें गांठ कैसे लगाई जाती है, ये एक चेक था। और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस जो है वो भी वहाँ पर हिस्ट्री में डिस्प्ले हो रहे थे, और ये अपने आप में एक बड़ा इशारा था। सुशील कुमार ने चेक क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बात की संभावना तो खत्म हो गई कि बाहर का कोई आदमी आएगा, और उस परिवार में अगर कुल 4 लोग थे तो उसमें से 2 लोगों की यानी माँ और बेटी की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। बेटा ऑल्दो सबसे देर तक जिंदा था, लेकिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई और उसकी हिलने डुलने की भी हालत नहीं थी। एक आदमी जो काफ़ी देर तक जिंदा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशील कुमार ही था, क्योंकि उसकी अपने कलीग से बात हुई थी, और वो बात हुई थी 16 मई की सुबह को। यानी इस घटना के पीछे सुशील का हाथ हो सकता था, ऐसा पुलिस को लगने लगा, और इस तरह के सबूत पुलिस को मिलने लगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश और आगे बढ़ाई। पुलिस ने उस पूरे सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश की। पुलिस ने ये देखा कि इस तरह की जानकारी एक्सप्लोर करने के बाद, उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद सुशील ने क्या किया होगा। तो फिर ये पता चला कि सुशील ही जो है वो अटैकर था, जिसने सबसे पहले अपनी बीवी की जान ली, फिर अपने बच्चों पर भी हमला किया, और आखिरकार वो अपनी भी मौत की वजह बना। तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग कहानी थी, और जो वजह इसके पीछे की सामने आई वो वजह अक्सर जो है तकरीबन ऐसी ही वजह सामने आती है। या तो कोई रिलेशन ओरिएंटेड बात होता है, आपने देखा होगा लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। मान लीजिए किसी की लाइफ पार्टनर अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो तो कई बार हमने ये देखा है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन यहाँ जो है वो फाइनेंशियल रीज़न इस घटना के पीछे था। ये परिवार अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा कर्ज उस पर था, लोन ले रखा था, और शायद कुछ रुपए उसके दूसरों के पास भी थे जो उसे वापस नहीं मिल पा रहे थे। तो इस तरह के फाइनेंशियल रीज़न की वजह से 15 और 16 मई की आधी रात को एक घर के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हुई, और उसमें 3 लोगों का तो कत्ल हुआ, और वो सारे के सारे कत्ल एक तरीके से भयानक चाकू के वार से किए गए। एक और भी चीज़ जो बहुत एविडेंट थी मौके पर मिला हुआ, वो चाकू जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी सीन ऑफ क्राइम पर ही मिल गया, और उस पर भी सुशील कुमार के हाथों के निशान मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें बेशक बंद कमरे के अंदर हुई हो, लेकिन जब साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट की गई तो पूरी कहानी साफ हो गई। और पूरी कहानी के सामने आने की वजह ये हुई कि एक फ़ोन कॉल जो उसके कलीग ने, सुशील के कलीग ने सुशील को की थी, उससे ये राज खुला। और दूसरा, इंटरनेट की जो एक्सप्लोरर की हिस्ट्री है उसने इस जुर्म पर से पर्दा उठाया। परिवार के जो दूसरे लोग उस बिल्डिंग में रहते थे वो भी जब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई सामने आई तो हैरान रह गए। लेकिन चूंकि इसमें कोई चौथा आदमी नहीं था, मतलब पांचवा आदमी नहीं था जो इस कत्ल के पीछे, इन मौतों के पीछे जिम्मेदार हो, तो पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन इसी के साथ ही उस केस पर क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की और उसे कोर्ट में फाइल कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी, मई महीने की घटना थी। मुझे लगा कि इस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, और अपने आप में एक सबक भी है कि इस तरह की घटनाओं से जितना हो सके इंसान बचे, क्योंकि ऐसा कुछ भी करना जो है वो कभी भी, आप समझ सकते हैं, फ़ायदेमंद तो होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ लॉस और तकलीफ़ के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ। मैं फ्राइडे को आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया था, उसकी सीधी सी वजह ये थी कि मैं आमतौर पर एक रोज़ पहले
अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ थर्सडे को, लेकिन थर्सडे को मेरी कलीग मनीषा जो है वो अचानक छुट्टी पर चली गई और उनके छुट्टी पर चले जाने की वजह से मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। आपको पता है कि मैं आज तक में जो एक शो आता है वारदात, उसके लिए काम करता हूँ। तो अकेले के हिसाब से ऑब्वियसली जब वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए हाज़िर नहीं हो पाया था और उस गैर हाज़िरी के लिए मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ। और जो कहानी मैंने उससे पहले आप लोगों को सुनाई थी, मैंने बताया था कि मुरादाबाद के सीरियल किलर्स का एक गैंग किस तरह से एक चूक की वजह से पकड़ा गया, उस कहानी पर जो आप लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। हमारे एक दर्शक हैं शंकर लाल बिश्नोई, इन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी मेरे लिए नशे की लत की तरह है। जब तक मैं आपकी कहानी नहीं सुनता हूँ तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। ये आपका बड़प्पन है। हालांकि नशे से तुलना करना मेरे हिसाब से बिश्नोई साहब सही नहीं है। नशे से, किसी भी तरह के नशे से जितना आप दूर रहें उतना बढ़िया है। इंसान को किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मेरी कहानी ही क्यों ना हो। एनीवे, बट मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू वेरी मच। जिम इन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने अच्छी इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। साजिद मिर्ज़ा साहब ने बहुत दिनों के बाद कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि 80% घटनाएं कानून के कमज़ोर और लचर होने की वजह से होती हैं। उन्होंने इस्लामिक देशों के साथ तुलना की है और कहा है कि जिस तरह से वहाँ गुनाह साबित होते ही फ़ौरन फांसी दे दी जाती है, उस तरह अगर यहाँ सख्त कानून हो तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो जाए। रेखा भट्ट जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने लिखा है हैरान कर देने वाली कहानी है, भगवान की दया से वो आदमी बच गया जिसकी वजह से इस मामले का खुलासा हुआ। क्या था रेखा भट्ट जी, क्या कहना चाह रही हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाइए और सुप्रतीम से सुनिए। मैं उस स्टोरी को सर्च करके प्लीज़ एक बार सुनिएगा ज़रूर, आपको वो कहानी हैरान करेगी। उमेश भुइया जी झारखंड से हैं, इन्होंने भी इस कहानी पर अपना कमेंट किया और हैरानी जताई है। प्रदीप भाम्बू जी, इन्होंने राम राम लिखा है, मेरी ओर से भी आपको राम राम। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, इन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात बताया है। और योगा विथ विकास, इन्होंने कहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अक्सर ऐसी घटनाओं के पीछे नशा जो है एक बड़ी वजह होती है। उन्होंने कहा है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। नशा जो है अपराध की एक बहुत बड़ी वजह है, जितना हो सके नशे से इंसान दूर रहे उतना बढ़िया है। इकराम आलम साहब ने भी कमेंट भेजा है और उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को ऐसे जालिम लोगों को जो कत्ल करते हैं या दूसरों की जान लेते हैं, उनको तड़पाते हैं, उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है और मनोज प्रभाकर जी, थैंक यू वेरी मच। ओलिवर मचादो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका ओलिवर जी। और इसके अलावा परूप श्रेष्ठा जी हैं और सर आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आगे भी ऐसे ही स्टोरी सुनाते रहिए। एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया है लेकिन यूज़र आईडी में कोई नाम वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एनीवे, संजय सोनी साहब का कमेंट है। शिवा शायर ने भी कमेंट किया है, शिवा रावत हैं ये बेसिकली, इन्होंने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। मामूनी बोरगोहाई रेगुलर कमेंट करती हैं। और डीएस भक्ति के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उनका वो आईडी है। संदीप इंसान, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा संजय कनौजिया जी हैं, गोरा एसओआई के नाम से एक आईडी है, उन्होंने, मोहम्मद अफजल हुसैन ने, सुधा झा ने और तरुण टंडन ने भी कमेंट किया है। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतने सारे कमेंट्स के लिए। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आज जो वाक़या मैं आप लोगों को अब तक सुना रहा था, उस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार होता है। मैं फिर जब किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो आज जो कमेंट आप करेंगे उन कमेंट्स का जिक्र करूँगा, कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।